जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा गाइडेंस के रिगार्डिंग है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि किन लोगों को यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं जिनको यूपीएससी तैयारी नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी जो हमारी सोच है उसका हम पूरी तरह से उसका जो कहते हैं ना भ्रम में जो लोग जीते हैं उस भ्रम को दूर करना जरूरी है। ऐसी कुछ गलत फहमियां हैं जो लोग बहुत ही बचपन से पाल के रखते हैं, या यूं कह लीजिए हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो उन गलत फहमियों को डेवलप करता है। तो आज की हमारा जो छोटा सा गाइडेंस का लेक्चर होगा, वो हम इस पे फोकस करेंगे किस तरह से इस तरह के भ्रम को दूर किया जाता है, और ऐसे कौन लोग हैं जिन अगर वो मानसिकता आपके अंदर है तो आपको इसी मिनट यूपीएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, हु शुडंट ड्रीम फॉर आईएएस ऑफ। देखिए, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर आप खुद को कभी आईएएस ऑफिसर बनता देखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम ये चीजें तो नहीं करनी है। पहला, देखिए समाज के अंदर एक आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा, यूं कह लीजिए, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है आसपास। मैं दिल्ली में भी रहा था तकरीबन 3 साल, और उससे पहले मैं बैंगलोर भी था 3-4 साल के लिए। तो जो मैंने यूजुअली ओपननेस देखी है सोसाइटी के अंदर, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रति लोगों का रुझान देखा है, इसके अंदर मुझे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह लगती है कि हमारे अंदर बहुत बचपन से ही फीड कर दिया जाता है कि आईएएस को तो भगवान भेजता है, आईएएस होना मतलब राजा होना जैसा होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देती हैं, बहुत ज्यादा आपको ओवर एस्टिमेट कर देती हैं जॉब। यूपीएससी या कह लीजिए आईएएस एक जॉब ही है। अगर आपके दिमाग में ये चीजें भर दी जाती है कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप आईएएस बनकर ही कर सकते हैं। आप आर्मी के अंदर ज्वाइन करके ही आईएएस देश की सेवा कर सकते हैं, है ना। आप पुलिस के अंदर भर्ती लेकर ही आप देश की सेवा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने घर से निकलते हो और अगर आप रोड पर कचरा नहीं फेंकते हो, तो भी आप देश की सेवा ही कर रहे हो। देशभक्त होने के लिए आपको पुलिस, आर्मी या ब्यूरोक्रेसी में होने की कोई जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, टीचर बन के माफ कीजिएगा, आप टीचर बनकर भी आप इस तरह देश की सेवा कर सकते हो। जैसा मैंने आपको कहा, कचरा बाहर ना फेंकें, बुरी हरकतें ना करें, बुरी आदत डेवलप ना करें, ऐसा सरकार के साथ कोऑपरेट करें, देश के साथ कोऑपरेट करें, तो देश सेवा उससे भी हो सकती है। तो ये जो मंशा है, ये जो भ्रमित करने वाली बातें हैं कि आप कोई पर्टिकुलर जॉब करेंगे तो ही आप देश की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं होता। इस तरह की सोच का आप खुद को दूर रखें, इस तरह की सोच से। तो सिविल सर्विस एज अ करियर चॉइस, ज्यादातर हम लोग, या कह लीजिए हम सभी लोग, मैं भी कभी इस बात का एक विक्टिम था, कह लीजिए, कि हमको लगता था कि ये जॉब करी तो ही कोई जॉब है, बात तो कोई जॉब नहीं है। किसी को मैंने कह तो सुना था कि जिंदगी में एक बार अधिकारी तो बनना ही है। वो देखिए, आप किसी जॉब को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करके सोच रहे हो, किसी एक को 4 करके, 4 को 8 करके, 16 करके आप सोच रहे हो, तो वो गलत है। ये एक जॉब है, और मैं धीरे धीरे आपके सारे भ्रम दूर करूंगा। मैं आपको सबसे पहला बात यह कि मैं आपको इस गाइडिंग लेक्चर से ये डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपको यूपीएससी तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करें, तो उससे पहले क्या क्या चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ पैरामीटर जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, आप किसी डाउट में न रहें। ऐसा ना हो कि आप कुछ और सोच के तो इस जॉब में गए थे और निकला कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके दिमाग में हर तरह का डाउट, हर तरह गलतफहमी को क्लियर करना मेरा काम है, इसलिए ये गाइडेंस लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ओवर एस्टिमेटेड जॉब, इसको बहुत ज्यादा करके समझा है। ग्लैमरस जॉब, है ना, लाल बत्ती होगी, बड़ा बंगला होगा, 4 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, गाड़ियां होगी, आपका मंत्रियों से मिलेंगे, 2-2 फोन होंगे, हॉटलाइन पे बात करोगे सीएम पीएम से। ये सब सच है, ये सब सच है। लेकिन ये जॉब सिर्फ ग्लैमरस नहीं है। ये जॉब इस तरह से ग्लैमरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ना, शानो शौकत, रौनक, रुतबा। देखिए, बड़ा बंगला होगा, लाल बत्ती होगी, कार होगा, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, सब कुछ अपनी जगह सही है। लेकिन जिस मिनट आप इस जॉब में जाएंगे, इस जॉब की डिमांड इतनी ज्यादा है, इस जॉब में इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, कि आपको एक बार के तो लगता है कि ये सब भी कम है। आप समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर मेहनत, कुछ लोगों की सोच ये होती है कि एक बार आईएएस ऑफिसर बन गए या यूपीएससी में क्रैक हो गए, उसके बाद जिंदगी भर आराम है, जिंदगी भर आराम है, आराम से फिर सिर्फ साइन करने की जॉब है। ऐसा नहीं होता है, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है। आपको यूपीएससी में जॉब करना है तो तभी कीजिएगा जब आप ताउम्र जिंदगी भर आराम न करना चाहें। आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल से उदाहरण है जहां पे कुछ
जो सिविल सर्वेंट्स होता है, आईपीएस कह लो, आईएफएस कह लो, आईएएस कह लो, जितने भी सिविल सर्वेंट्स आईआरएस हो गए, इनको कभी कभी 48 घंटे तक नहीं सोना पड़ता है। मतलब इतना ज्यादा काम आ जाता है कि उनको घर पे जाने का, इनकी फैमिली लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी होती है। आपको अपना सब कुछ त्याग कर इस जॉब के प्रति पूरी तरह से न्यौछावर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉब सिर्फ 3-4 महीने की ऐसा नहीं, आपको 35 साल इसमें बिताना है। आगे बात करते हैं। तो ग्लैमरस जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार आप कुछ बन गए उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इस बात के लिए तैयार रहें। तीसरी बात हम देखते हैं मॉब मेंटेलिटी। मॉब मेंटेलिटी क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है भेड़ चाल। हाँ, भेड़ चाल। चार दोस्तों के सामने बताने में बहुत अच्छा लगता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जिस फॉर्म को भरने के लिए लोग इतने ज़्यादा डरते हैं, आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा, है ना, कहते हैं ना कि ढींगे हाँकने के लिए बहुत काम आता है। और यही चीज़ कई बार पेरेंट्स भी अप्लाई करते हैं, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली। वो कई बार बस ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, चार समाज के अंदर, चार लोगों के बीच में, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारा बेटा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया हुआ है, वो कोचिंग कर रहा है। क्योंकि ये एक सोशल प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है, ये एक सिंबल है, ये एक सोशल सिंबल है, सोशल प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही एक प्रतीक है कि आप एक बहुत बड़ी जॉब के लिए तैयारी करो, आप बहुत बिजी इंसान हो, आपको ऐसा कहा जाता है कि आप आईएएस की तरह चलिए, उसकी तरह बैठिए, हंसिए, उनकी तरह सोचिए। देखो ऐसा नहीं होता है, कोई भी इंसान गर्भ से आईएएस बनकर नहीं आता है, वो धीरे धीरे ही ट्रेनिंग में आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे जिंदगी के अंदर मैं कभी किसी को पढ़ाने का काम करूंगा, कभी मैं एज अ टीचर बनूंगा, लेकिन आज एज अ टीचर मैं जॉब भी करता हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, एक बार आप किसी एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हो तो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो ये मॉब मेंटालिटी भेड़ चाल है, इसमें नहीं जाना है आपको। अपनी जो खुद का विश्लेषण करना है, आपको खुद को समझना बहुत जरूरी है। आपके अंदर क्या, आपकी क्या वीकनेस है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपकी टेम्परामेंट कितना है, आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपका एप्टीट्यूड कितना है, आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, आपको खुद को समझना जरूरी है। तो मोब मेंटालिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्रेशर में आके इस जॉब को नहीं लेना है, क्योंकि आप प्रेशर में आके ले लेते हो उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप पूरी तरह से, आपको नफरत हो जाती है इस तरह के एग्जाम से, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब आप पे पूरा थोपा जाता है। तो इस तरह से नहीं बढ़ना है, आपको मोब मेंटालिटी नहीं करनी है। अगर आपके दिल से इच्छा है कुछ करने की तो ही आपको ये करना है। एक ये मान्यता ये है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो गुड स्टूडेंट्स हैं, उनको ओवर मोटिवेट किया जाता है फैमिलीज के अंदर। अगर आपने 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है, अगर आप इसको बचपन से बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको घर परिवार वाले सब यही बोलेंगे कि अच्छा आप तो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, चलो आपको तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। ये जो मंशा है ये बहुत गलत है, और इससे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कोफ्त है, क्योंकि अगर आप एक जगह, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है बचपन से, उसका कोई भी लेना देना नहीं है कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा या आप आईएएस बन जाओगे, कोई लेना देना नहीं है। और सेम उसी तरह से अगर आप बहुत ही बुरे स्टूडेंट रहे हो बचपन में, अगर आपने बचपन में अच्छे स्कोर नहीं किया, नंबर अच्छे नहीं लाए हो, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपका यूपीएससी नहीं निकल सकता है। तो ऐसे बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, फैमिलीज के अंदर कह लो, या फिर स्कूल्स के अंदर कह लो, टीचर्स के द्वारा, या फिर फ्रेंड सर्कल के द्वारा। ये बहुत ही गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो प्लीज आप खुद को इससे फिल्टर रखें, खुद को इससे दूर रखें कि अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो खुद को ओवर एस्टिमेट ना करें, और अगर आप बहुत बेकार रिजल्ट रहे हो एकेडमिकली, या अच्छे पढ़ाई नहीं कर सके, किसी कारणवश से आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो ये ना समझें कि आप यूपीएससी अब जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। ये पूरी ही मंशा पूरी तरह से बेसलेस है, कोई पॉइंट नहीं है इस बात का। तो ये चीजें हैं, आपको इस भ्रम में नहीं रहना है। डोंट टेक रैंडम एडवाइसेस इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। देखिए, जो लोग इस तैयारी में नहीं हैं, जिन्होंने कभी यूपीएससी का सिलेबस नहीं देखा है, जिन्होंने कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है, मेंस क्लियर नहीं किया है, जिन लोगों ने इसके बारे में जानकारी कम है, उन लोगों से सलाह लेना बंद कर दीजिए, यहां तक कि अगर वो आपके पेरेंट्स भी हों तो। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, इस चीज़ को पर्सनल न लें। लेकिन कई बार ये होता है कि पीपल, है ना, लोग इस जॉब को इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, है ना, इमोशनली इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं। वो समझते नहीं है कि एग्जाम सच में कितना प्रैक्टिकल है। तो आपको इमोशनल नहीं होना है ना, आपको भावुक होके इसको नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिकल होना है। आपको प्रैक्टिकल, खुद को जानिए, साइंटिफिक एनालिसिस कीजिए खुद का कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी ताकत कितनी, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, कितना नहीं पढ़ सकता हूँ, और उसके बाद ही इस बड़ी तैयारी के अंदर खुद को झोंके। इमोशनल नहीं होना है। 4 मूवी देख ली, मूवी देख के, है ना, मन कर गया चलो देखते हैं। लक्ष्य मूवी देखी होगी आपने, ऋतिक रोशन की, उसमें उसका मन करता है वो आर्मी ज्वाइन करे, मूवी देखता है और आर्मी ज्वाइन कर लेता है। ऐसा नहीं करना है। तो 4 लोग आपको कुछ बोलते हैं, आपने 2-4 वीडियो देख ली, 2-3 अंकल से मिल लिए कि भाई वो तो आईएएस ऐसा होता है, वो होता है। तो इस तरह से इमोशनल होके इस तैयारी में खुद को नहीं झोंकना है। आपको पूरा खुद का विश्लेषण करना है कि मेरी क्षमता है या नहीं है ना? और आपकी क्षमता इसमें नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म है, ऐसा नहीं होता है ना? चलिए, तो आपको खुद को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। डोंट टेक रैंडम एडवाइसेस। हर किसी एडवाइस मत लीजिए, सिर्फ उन्हीं से एडवाइस लीजिए जो इस तैयारी के अंदर हैं। ओके, इमोशनल नहीं होना है।
Okay, so before preparing, understand the work culture of civil services. Before starting preparing for this exam, you need to understand the work culture of the civil servants. कहने का मतलब ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आपके अंकल घर परिवार में कोई भी आपके नोन हो, तो प्लीज पहले उनका देखें कि सुबह से शाम तक की उनकी दिनचर्या क्या होती है। सुबह 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक उनका पूरा काम क्या होता है, वो पूरा काम क्या करते हैं, उनका लंच कब होता है, डिनर कब होता है, उनको कब छुट्टियां मिलती है, कब वो छुट्टी ले सकते हैं, उनकी वो कितना टाइम अपनी फैमिली में बिताते हैं, उनको काम एक्चुअल में करना क्या पड़ता है। क्योंकि देखिए सिलेबस में आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, लेकिन क्या ये सब चीज़ें जॉब में काम आती हैं? नहीं, वो प्रैक्टिकली वहाँ पे काम नहीं आती, वहाँ पे काम कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी राज्य के अंदर किसी तरह का बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद चल रहे हैं, तो उसमें आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है। किसान आंदोलन के अंदर जो भी पूरा दिल्ली के अंदर चला था, उसमें आईएएस ऑफिसर्स ने क्या बड़ा रोल निभाया था, वो बात समझिए आप, है ना। कल ना कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत बड़ा ओलंपिक्स हो रहा है, तो उस जिस राज्य के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओलंपिक हो रहा है, उसमें आईएएस ऑफिसर का क्या रोल होता है ना। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी अगर दरगाह शरीफ कह लो या पुष्कर घूमने आया है, तो उस समय आईएएस ऑफिसर का रोल क्या होता है। अब ये देखें, इसको समझने की कोशिश करें, उनका काम क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। जमीन से कितने जुड़ा रहना पड़ेगा, लोगों से कितना जुड़ा रहना पड़ेगा, है ना। पॉलिटिक्स के बीच में किस तरह से लोगों को बैलेंस करना है, वो जो पूरा वर्क कल्चर है यूपीएससी सिविल जो सर्वेंट्स होते हैं, उनका वर्क कल्चर आपको समझना चाहिए पहले, तैयारी शुरू करने से पहले। ओके, तो ये चीज आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। बस किताबें उठाई और मूवी देखकर शुरू नहीं होना है, प्लीज बहुत ही प्रैक्टिकल होकर इस तैयारी में आप खुद को झोंकें। अंडरस्टैंड योर टेम्परामेंट, आप खुद के व्यक्तित्व को समझे, आपका एग्रेशन कितना है, आप कितने गुस्सैल हैं, आप कितने नरम हैं, आप कितने काम है, शांत है, वो खुद को समझना जरूरी है। दैट टू वेरी ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से। सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपने दुनिया को कह दिया कि नहीं मैं तो कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा और मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरा क्लियर हो जाएगा। आप कमरा बंद कीजिए, लाइट बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और फिर सोचें कि आपकी क्षमता कितनी है। आप खुद को ट्रेस कीजिए, आपका व्यक्तित्व कैसा है। क्या आप एक चीज से बोर हो जाते हैं? क्योंकि देखिए यूपीएससी की तैयारी कोई स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर की स्प्रिंट मारी, 200 मीटर की स्प्रिंट मारी, हो गया। ये तकरीबन 20 किलोमीटर की और 10-15 किलोमीटर की मैराथन है। इस मैराथन के अंदर प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने बस सांस रोकी, दांत भींचे और जोर से भागे, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर आपको बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ये बहुत लंबी जंग है, ये बहुत लंबी जंग चलती है। तो इसके अंदर आपका उस लंबी रेस के लिए, क्या आप वो घोड़े हो जो लंबी रेस दौड़ सकता है? खुद को समझना जरूरी है कि आपके फेफड़ों में उतनी जान है जो इतनी लंबी रेस दौड़ सके, वो स्ट्रेटजी है आपके पास। तो वो धीरे धीरे एनालाइज करना पड़ेगा, और वो कैसे करना, उसके ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में आपके लिए गाइडेंस लेक्चर लेकर आऊंगा डेफिनेटली। ओके, सो प्लीज खुद को समझे, ऑनेस्टली खुद को धोखे में न रखें। दूसरी बात, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। लोग कहते हैं कि आपको जीके आना चाहिए, अगर आप बचपन से बहुत पढ़ाकू हैं, पढ़ते हैं, आपका जीके स्ट्रांग है, तो आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जनरल नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पहले था, लेकिन आज सिर्फ 5% तक रह गया है। पहले था कि जनरल नॉलेज को काफी हद तक इसकी मान्यता थी, काफी इंपॉर्टेंट था ये, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर। लेकिन आज के समय हम जनरल नॉलेज की बात नहीं करते, हम करते हैं जनरल स्टडीज की, है ना। आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर जनरल स्टडीज होता है, जनरल नॉलेज नहीं होता है। इसका मतलब ये कि जनरल अवेयरनेस, आपने अपनी दिमाग की नसों को किस हद तक खोल रखा है, वो डिफाइन करता है जनरल अवेयरनेस। तो यहां से आपको अवेयर होना जरूरी है। यूक्रेन रशिया में हो रहा है, जो भी क्राइसिस चल रहा है, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है ना। बहुत जाहिर से लगता है कि सर तो आईआर का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का थोड़ा विस्तार करें और सोच के देखें, तो आपको नहीं लगता है कि यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस है पूरा इस तरह से है कि एक बहुत ही एथिकल इशू है, बहुत ही मॉरल इशू है ये, तो है ना, सोशल इशू हो गया है। क्योंकि देखिए आज भारत की स्थिति बिल्कुल ऐसी होगी जो स्थिति कर्ण की थी महाभारत के अंदर। नहीं, क्योंकि जंग चल रही है, सही है गलत है उसका पता नहीं, लेकिन दोस्त का साथ देना है। तो कर्ण ने जिस तरह से दुर्योधन का साथ दिया था महाभारत के अंदर, वही स्थिति आज भारत की हो गई। तो एक बहुत ही धर्म संकट के अंदर, तो ये एक मॉरल इशू हो जाता है, एक एथिकल इशू हो जाता है। तो आपको हर टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझने की जरूरत है। आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि यूक्रेन ने कहां अटैक किया, कौन सी डेट पर अटैक किया, कौन से लोगों पर अटैक किया, है ना, कौन सी मिसाइल दागी, वो सब तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन यूपीएससी का अप्रोच ऐसी है, आपको दिमाग को पूरा खोल के इसको विस्तार से समझने की जरूरत है, इस पूरे नेचर को। तो जनरल नॉलेज इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, लेकिन जनरल अवेयरनेस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो मेच्योर एनालिसिस, आप हर न्यूज का बहुत ही मेच्योर तरीके से विश्लेषण कीजिए, है ना, इस तरह जो, ताकि आपके डिस्कशन में और उन लोगों के डिस्कशन में कोई फर्क हो। जो लोग चाय की थड़ी पे बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, है ना, गप्पेबाजी कर लेते हैं, घर में मेहमान आए तो चलो कांग्रेस बीजेपी चालू हो जाता है, इस तरह से नहीं करना है। पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जाके किसी भी तरह के मिर्च मसाले से
बियॉन्ड जाके आपको अपनी पढ़ाई को रखना है, हर इशू को समझना है। अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो आप समझें कि कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, उरी अटैक हुआ है, बालाकोट अटैक होगा, तो पीछे की रीडिंग बिटवीन द लाइंस वो समझने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ही मेच्योर एनालिसिस आपका होना चाहिए। अगर आपका ऐसा टेम्परामेंट है तो आप यूपीएससी की तैयारी के लिए फिट हो, क्योंकि इसके लिए कोई बुक डिफाइंड नहीं है। मैं आपको 4 किताबें बता सकता हूं, लेकिन वो 4 किताबें पेपर बनाने वाले 4-10 साल पहले 4-5 बार पढ़ चुके हैं, तो उनको पता है सवाल कहां से आ रहा है, क्या बनाना है, जवाब क्या देगा, क्या देने वाले हैं। तो इसलिए आपको अपना विस्तार पूरी तरह से खोल के रखना है, दिमाग का होराइजन, इस तरह से आपकी तैयारी करनी है। तो खुद को समझे, मेच्योर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नेगेटिव बातें काफी कर लिया, चलो अब थोड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहली बात, आपके अंदर हार्ड वर्कर वाला। हार्ड वर्कर से मेरा मतलब ये नहीं है गधा मजदूरी। गधा मजदूरी से क्योंकि देखो मेहनत तो गधा भी करता है ना, लेकिन आपको गधे वाली मेहनत नहीं करनी, आपको घोड़े वाली मेहनत करनी। वो क्या है, अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क। ना व्हाट इज स्मार्ट वर्क। अगर आप कोई भी मेहनत कर रहे हो तो प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो सिलेबस से टैली करते रहें लगातार। कुछ भी पढ़ रहे हो तो पहले ये देखें कि प्रीवियस, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ बाय द वे, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे गाइडेंस की तो मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर को पढ़ा जाता है। पहले एनालाइज कीजिए कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं, घूम फिर के आते कैसे हैं, उसके बाद अपने जवाब तैयार करें, उसको पढ़ना फिर शुरू करें। तो हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा एक बार आप आईएएस बन जाते हो, इसका मतलब पढ़ाई तो अपनी छूट गई, चलो ठीक है पढ़ाई नहीं करो, लेकिन जो मेहनत करने का अंदर आपके अंदर एप्टीट्यूड है वो होना जरूरी है। अगर आपके अंदर मेहनत करने का एप्टीट्यूड नहीं है, जैसे आप कुछ चीजों से खुद को डिफाइन कर सकते हो कि मैं कितना मेहनत कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठने के बहुत अच्छे आदी हो, मैं ये नहीं बोलूंगा जो लेट उठते हैं वो बुरे लोग हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा जो सुबह उठते हैं उनकी चांसेस, उनकी संभावनाएं ज्यादा हैं कि वो हार्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों के अंदर भी अपना टाइम टेबल बिगड़ता नहीं है, गर्मी मौसम के अनुसार लोगों के विचारों के हिसाब से आपका डिसीजन बदलता नहीं है, सर्दियों के अंदर भी आप जल्दी उठते हो, अपना पूरे प्रशासन, पूरे अपने अनुशासन में रहते हो, कब नहाना है ना, कब खाना है, कितना खाना है, जो पूरा प्रशासन है, जो खुद को प्रशासन करते हो, खुद को एडमिनिस्ट्रेट करते हो, खुद को मैनेज करते हो, वो पूरा अनुशासन आपके अंदर पूरी तरह से होना चाहिए। हार्ड वर्क का मतलब वो है ना। तो ये पढ़ाई के संदर्भ में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन आपके अंदर मेंटेलिटी ये होनी चाहिए मेहनत करने वाली, आराम करने वाली। जिंदगी एक आईएएस ऑफिसर की नहीं होती है। दूसरी बात, ऑनेस्टी और एथिकल। आपको खुद के अंदर से बहुत ही एथिकल होना पड़ेगा, आपके अंदर स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है, और ये चीजें डेवलप होती है, इसके कोई कोचिंग नहीं होती है, इसके लिए आप कोई किताब खोल के डेवलप नहीं करोगे। आपके अंदर होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, खुद के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, और खुद के प्रति ईमानदारी होनी जरूरी है। आप कितना पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए, आप कितना, आप कमरे में बंद कमरा बैठ के आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितनी मूवी देख रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो दुनिया को तो लगता होगा कि दिन रात पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप सच में कितना करो। खुद से ईमानदार रहना जरूरी है, एथिकल मॉरल होना बहुत जरूरी है आपको। आप कोई भी इशू देखते हो, औरतों के प्रति सम्मान होना जरूरी है, माँ बाप के प्रति, लोगों के प्रति इन जनरल। तो जैसा व्यवहार आप लोगों से चाहते हो वैसे व्यवहार आपको हर इंसान के साथ करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप बाहर जाते हो आपको कचरा नहीं फेंकना है, वो आपके मॉरल एथिकल इशू आना चाहिए उसमें। अगर आपको दिखता है कि कोई इंसान पानी वेस्ट कर रहा है, तो कहने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझना चाहिए कि क्या क्या चीजें डिफाइन करती है कि आपके अंदर मॉरल एथिकल वैल्यू कितने ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये चीजें आपके अंदर होने जरूरी है। आपके अंदर जो प्रिंसिपल्स वो आपके स्ट्रांग होने जरूरी हैं। डिटरमिन्ड और डेडिकेटेड। आपके अंदर एक बहुत ज्यादा एक कटिबद्धता, ये कह लो एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता वाली आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, है ना। हमेशा अपनी स्टडी को प्रोफेशनली लें, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया प्रोफेशनली, है ना। ऐसा सोचिए कि मैंने खुद को जॉब पे रखा है कि मुझे पढ़ना है। अब जॉब करते हो, जॉब करने जाते हो तो आपका एक समय निर्धारित होता है, आपको जाना है, अटेंडेंस देनी, सब कुछ करना है, तो वो आप जॉब कर रहे हो। उसी तरह से खुद की पढ़ाई को रखें, खुद की पढ़ाई को हल्के में ना लें, ठीक है। तो निर्धारित, डिटरमाइन होना बहुत जरूरी है, डेडिकेट होना बहुत जरूरी है। एक ना सोच लिया है, दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक वो टूटे ना, ठीक है। पेशेंस सबसे जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगाए हैं। आपके अंदर धैर्य होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में 1 साल तैयारी करूंगा हो जाएगा, देखिए ये चीज भी मैंने काफी देखी है कि आजकल के जो 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 हमारी जनरेशन है, जो कह लीजिए जो नई जनरेशन अब आ रही है, उनके अंदर एक बहुत ही रहता है कि जल्दी क्लियर करना है, बस फटाफट से निकलना है, 21-22 साल की एज में यूपीएससी निकालना है। ऐसा नहीं होता है। देखो, जिनका निकल गया है वो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का साथ, हाँ, उनकी मेहनत है, सब कुछ उनके साथ रहा है, किस्मत भी साथ रही, उनकी मेहनत भी काफी थी। लेकिन ज्यादातर देखिए 98% 95 लोगों का जो यूपी सिलेक्शन होता है वो 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद होता है, 2 अटेम्प्ट के बाद होता है। क्यों?
क्योंकि एक लंबी रेस है, पहली बात। तो आपके अंदर एक बहुत ही धैर्य होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, कोई जल्दबाजी ना हो। यूपीएससी को पता है कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है, इसलिए तो 6 अटेम्प्ट दिए हैं, इसलिए तो 4 अटेम्प्ट दिए हैं, इसलिए तो ओबीसी वालों को 9 अटेम्प्ट दिए और एससी एसटी वालों को और भी ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को पता है ये एग्जाम डिफिकल्ट है, तो 1-2 अटेम्प्ट में ये नहीं निकलेगा। तो प्लीज किसी तरह की जल्दबाजी ना रखें, है ना। बहुत ज्यादा हेजिटेशन ना रखें, बहुत ज्यादा ना हेस्टीनेस ना रखें कि बहुत जल्दी करना है, बस किताबें दे दो, 12-13 घंटे पढ़ाई करिए और निकालना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो परसेवरेंस, परसेवरेंस का मतलब होता है लगातार। आपने 2 दिन पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर हम टाइम टेबल बना है, अगर आपको रोज के 8 घंटे पढ़ना है और एक दिन मिस हो गया तो आपने अगले दिन 16 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगले दिन 16 घंटे पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपको रोज का इतना टारगेट, रोज का टारगेट सेट रखें, उसको पूरा करें। ऐसा नहीं हो कि आपने चलो आज के 2 घंटे कम पढ़े तो मैं कल 2 घंटे कवर कर लूंगा, अगर आपने कल भी पढ़ाई नहीं करी चलो परसों में 4 घंटे कवर एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार होना चाहिए, जितना मात्रा में उतना ही होना चाहिए। ऐसा कभी हुआ है कि आप पूरे हफ्ते भूखे रहे हो, फिर महीने के हफ्ते के आखिरी में आपने 20-30 रोटी एक साथ खा ली क्योंकि आपको पूरे हफ्ते का कवर करना है? ऐसा होता है क्या? नहीं। आपकी पेट की एक डिमांड है कि रोज की 4 रोटी खानी, 2 रोटी खानी, आप उतना ही खाते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपने कभी 8 खा ली फिर अगले दिन 1 खा ली, या फिर जिस दिन 1 खा रहे हो 3-4 दिन तक 1 खा रहे हो, फिर 6-8 दिन के बाद आपने बहुत ज्यादा रोटियां खा ली, ऐसा नहीं होता। तो वो परसिवरेंस, लगातार होना बहुत जरूरी है, कॉन्स्टेंटली होना बहुत जरूरी है ना। ये सब फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए आपके ग्राफ के अंदर, एक सीमित, एक कांस्टेंट होना जरूरी है, ठीक है। मेच्योरिटी, टेम्परामेंट, जैसे ये बात हम कर ही चुके हैं, आपको अपना एप्टीट्यूड, अपना टेम्परामेंट और अपनी मेच्योरिटी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि आप सच में इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। और वो तब पता चलेगा जब आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि सच में जॉब की डिमांड क्या है। इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आपने, डिमांड हैज टू बी इक्वल्स विद सप्लाई। तो जो जॉब की, जो यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट की जो डिमांड होती है वो, और आप कितना सप्लाई कर सकते हो, इसके बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मिथ्स बस्टेड। अब ये कुछ मैं ना कहते हैं ना गलत फहमियां, उनको चलो दूर करते हैं। पहली बात, ये कहा जाता है कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम, ऐसा नहीं है ना। ये सारे एग्जामों का भी एग्जाम है, सारे एग्जाम की माँ है ये, ऐसा नहीं होता है। देखो, जिंदगी में मेरा मानना तो ये कि जिंदगी में सबसे टफेस्ट एग्जाम ये है कि आप सर्वाइव कैसे करते हो। आप सर्वाइव करना ही आपका सबसे बड़ा एग्जाम है, पहली बात। अगर हम चलो प्रैक्टिकल मटीरियलिस्टिक भाषा में बात करें तो मैं ये बोलूंगा कि यूपीएससी तो चलो छोड़ो, आप ये देखो कि हर दिन, मैं हर साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर दिन की बात कर रहा हूँ, कितने लोग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, आप मुझे बताओ। कितने लोग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, कितने लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, विराट कोहली बनना चाहते हैं, कितने लोग शाहरुख खान बनना चाहते हैं, है ना। कितने लोग अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। क्यों? आप देखिएगा, आपको तकरीबन जो एक एवरेज रेट है, एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोग मुंबई जाते हैं एक्टर बनने के लिए। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, और एक दिन में सिर्फ मैं 12 घंटे काउंट कर रहा हूं क्योंकि रात को चलो सो गए, दूसरी बात है। 12 घंटे के अंदर हर दिन कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे यूपी सबसे बड़ा एग्जाम है? नहीं। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम तो सर्वाइवल होता है। तो बॉलीवुड हो गया, क्रिकेट देख लीजिए आप, विराट कोहली है, वो अच्छा खेल रहा है, उसको अच्छा खेलते रहना पड़ेगा। अगर उसको हमेशा कैप्टन रहना है तो, अच्छा खेलना थोड़ा कम हुआ तो कैप्टनसी चेंज हो गई। सेम गोज विद महेंद्र सिंह धोनी, और सभी के साथ होता है। क्यों? आपको अगर अच्छे एक्टर बनना है तो लगातार अच्छी पिक्चरें लेकर आनी पड़ेगी, तभी आप बॉलीवुड में रह पाओगे। क्योंकि ये जो दूसरी जॉब है, जो दूसरे काम होते हैं, इसके अंदर आप थोड़ा सा ढीला पड़ते हो, वो जॉब आपकी छिन सकती है, आपको कभी भी टीम से निकाला जा सकता है, आपसे कभी भी मूवी मिलना आपको बंद हो सकता है। सिंपल सी बात है। चलो यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद जिंदगी भर आप थोड़ा सिक्योर्ड हो कि आपको, जब तक आप कोई बहुत बड़ी हरकत गलत नहीं कर तब तक आपको कोई निकालेगा नहीं, वो तो सिक्योर्ड है, सेफ है। लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। तो इस तरह की मेंटेलिटी न रखें कि बहुत बड़ा एग्जाम है, टफेस्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। इसको टफनेस बस इससे डिफाइन होता है कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक सवाल दूं, कि आपको ए से लेकर जेड तक ABCD लिखना है, ये सवाल है, आपको लिखना है, और आशा करता हूं सबको ए से लेकर जेड तक आता होगा, ABCD, है ना, EFGH, तो पूरा वो आता है। अगर ये सवाल मैंने दिया है 1 लाख लोगों को और सीट है 10, तो क्या वो एग्जाम डिफिकल्ट हो गया? नहीं, एग्जाम तो ईजी है, सवाल तो बहुत ईजी है। वो तो जितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है उनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसलिए वो एग्जाम डिफिकल्ट लगता है कि यार इसमें तो सिलेक्शन बहुत कम होता है। भाई, सीट जितनी होगी उतना ही सिलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें डिफिकल्ट वाला वो बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज की टफनेस उससे पता चलती है कि उसमें अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं, है ना, उस लोग के प्रति पीछे, उस जॉब के पीछे पड़े कितने लोग हैं। तो इस बात को सोचिए आप। तो क्रिकेट बॉलीवुड का दिमाग में, हमेशा दिमाग में रखें कि अगर कंपटीशन अगर आपको देखना ही है, तो आप बॉलीवुड में देखिए, क्रिकेट में देखें।
ओके। दूसरी बात, स्टडी 14-15 आवर्स अ डे। ये जो सोच है कि रोज का आपको 15-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक वीडियो तो लेकर आया ही हूँ कि 3 महीने में तैयारी कैसे करनी होती है। हाँ, उसके अंदर मैंने बोला है 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने ही बचे हैं। लेकिन यस, मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा कि जिन लोगों को 1.5 साल की तैयारी करनी है या 2 साल बाद अटेम्प्ट देना, उनको किस तरह चलना है। अगर आप देखें तो उनकी डिमांड होती है सिर्फ 6 घंटा है या एट मैक्स 8 घंटा। तो 15-16 घंटे की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा भ्रम है, प्लीज इस डर में ना रहें। तीसरी बात, पीपल फ्रॉम वीक एकेडमिक पास्ट कांट क्लियर इट। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जिन लोगों का एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जो कमजोर बच्चे थे एकेडमिकली स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर, वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी का एग्जाम इस तरह से डिफाइन हुआ है, प्री मेंस इंटरव्यू, कि इसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है और हर किसी के इसको क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन जाता है ना, कूली आईएएस बन सकता है, जो बहुत ही बिल्कुल जो 10th के अंदर 2 बार फेल हुआ वो आईएएस बन सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं हमारे पास, और इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस भ्रम में नहीं रहना है। चिल्ड्रन फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स कैन मेक इट। चिल्ड्रंस ऑफ ब्यूरोक्रेट, जिनके माँ बाप आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, जिनके माँ बाप ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहे हैं, सरकारी नौकरी में रहे हैं, उन्हीं का एग्जाम निकलेगा। तो ये भी एकदम गलत मिथ्या है। ज्यादा चांसेस तो ये हैं कि शायद उनके बच्चे आईएएस आईपीएस कभी ना बने। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में रहते हैं। उन्होंने कभी खुद को बाहर लेकर नहीं आए, कभी उन्होंने वो अंडा तोड़ा नहीं है बाहर आने के लिए। वो हमेशा से बहुत आराम की जिंदगी में जिए हैं। और एक आईएएस एस्पिरेंट की जो तैयारी होती है वो बहुत ही तपस्या की तरह होती है। ठीक है, तो खुद को पूरा सब कुछ त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो ये त्यागने वाली बात, इसके ऊपर भी एक मिथ्या है, उसको भी मैं अभी क्लियर करूंगा आपकी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आईएएस ऑफिसर के बच्चे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है उनका आराम से निकल जाता है। मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। जो मशीन आपका पेपर चेक कर रही है वो इंसान नहीं, वो मशीन है। उसको नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, उसको नहीं पता आप किसके बेटे हो, है ना, आपके पापा क्या करते हैं, उस मशीन को नहीं पता। वो तो सिर्फ कॉपी चेक हो रही है। तो प्लीज इस मिथ्या में न रहें कि जो ब्यूरोक्रेट से सिर्फ उन्हीं को मिलता है। आपको सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है, और वो गाइडेंस आपको आज की दुनिया में कहीं भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। इंटरनेट है आपके पास। जब हम तैयारी करते तब तो इंटरनेट चलो 250 रुपए का, 250 रुपए का कुछ मिलता था, 100-150 MB मिलता था। लेकिन आज तो आपको एक दिन का 2-3 GB मिलता है। तो इंटरनेट का पूरा शोषण करें, इंटरनेट का पूरा शोषण करें, एक्सप्लॉइट करें पूरे इंटरनेट को, और ये देखें कि आपको सही गाइडेंस कहाँ से मिल रही है ना। सब कुछ अवेलेबल इंटरनेट पे। साइंस वर्सेस ह्यूमैनिटी, एक मिथ्या ये है कि जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं उनको ज्यादा फेवर करता है। कुछ लोगों की मिथ्या ये है कि जिन बच्चों के पास बचपन से आर्ट्स रही है उनको ज्यादा फेवरेबल करता है। ऐसा नहीं है ना। साइंस के बहुत लोग हैं जो सिलेक्ट होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं। ये सब काफी लोग आईआईटी निकलते हैं। अब दूसरी मिथ्या ये है कि आईआईटियंस को बहुत ज्यादा सेलेक्ट करते हैं यूपीएससी वाले। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी बायसनेस नहीं होता है कि साइंस वाला है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या आर्ट्स वाला है तो उसके लिए प्रिपरेशन ईजी होगा। नहीं, देखिए, इसके अंदर जाहिर सी बात यह है कि जो आईआईटियंस होते हैं, है ना, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, उनको 11वीं 12वीं के अंदर, उसके बाद यूजी, है ना, यूजी पीजी के अंदर हमेशा ही इनको लगातार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कॉलेज की लाइफ भी कॉलेज की तरह नहीं जी पाते, आप कॉलेज भी मौज मस्ती की तरह नहीं जी पाते हो। तो आपके अंदर अनुशासन हमेशा से बना रहता है, इसलिए उनके ज्यादा चांसेस होते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। अगर आप दूसरे कॉलेज देखें, है ना, अगर आप आर्ट्स का कोई कॉलेज देख लें, है ना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज देख लें, है ना, कॉलेज देख लें, या लॉ का देख लें, या कोई दूसरा कॉलेज XYZ कोई दूसरा कॉलेज देख लें, वहां पे क्या होता है कि हमारे अंदर इतना अनुशासन नहीं रह पाता है, क्योंकि उसमें इतनी पढ़ाई की शायद जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन लोगों के अंदर, साइंस वालों के अंदर हमेशा से अनुशासन बना रहता है। उन्होंने कॉलेज की जिंदगी भी स्कूल की तरह जी है, तो इसलिए चांसेस ज्यादा होते हैं। बस यही बात है, और कोई बात नहीं कि आईआईटी वालों को ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज इस भ्रम के अंदर न रहें। जो पैनलिस्ट बैठते हैं वो बहुत ही अनबायस्ड होते हैं। बेंच के अंदर पेपर जब आपका चेक होता है तो वो उनको नहीं पता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने जो लिखा है बस उसी के नंबर पे, आधार पे आपको नंबर मिलते हैं। प्री के अंदर जो कॉपी होती है वो आपकी मशीन से चेक होती है। तो किसी को कोई बायसनेस यहाँ पे नहीं होता, कोई भी, है ना, बहुत ही फेवरेटिज्म यहाँ पे नहीं होता है। कोचिंग इंग्लिश मीडियम इज प्रेफर्ड। देखिए, इंग्लिश, एक मिथ है ये भी कि जो इंग्लिश में बात करते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत मिथ्या है। हिंदी वाले अपने रीजन, जिनको हिंदी नहीं आती वो भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। ओके, जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हर भाषा का यहाँ पे, हर भाषा में आप एग्जाम दे सकते हो। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि इंग्लिश वाले प्रेफर करेंगे, हिंदी वाले करेंगे। हाँ, एक चीज ये रहती है कि इंग्लिश, जो यूपीएससी का कंटेंट है, जो यूपीएससी का जो मटेरियल है, बुक्स है, न्यूज़पेपर है, वो ज्यादा अच्छा कंटेंट इंग्लिश मीडियम के अंदर लिखा गया है। तो उस चीज को आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को फेवर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट करते हैं वो हिंदी मीडियम का कोई भी आपका देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू के अंदर आप पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। आपसे पूछेंगे कि आप हिंदी में देना चाहोगे, इंग्लिश में देना चाहोगे। अब हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
प्लीज इस मिथ्या को आप पूरी तरह से खारिज कर दें। बस वही कंटेंट होता है कि जैसे अगर आप हिंदी का अखबार पढ़ोगे और आप इंग्लिश का अखबार पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे आर्टिकल, ज्यादा अच्छे एडिटोरियल्स आपको इंग्लिश में दिखेंगे। ये बात तो सत्य है, इसमें मैं ज्यादा मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये सच है कि इंग्लिश के जो आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर सच में कंटेंट ज्यादा अच्छा होता है, रिच होता है यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके प्रति। हिंदी मीडियम, हिंदी अखबारों के अंदर ज्यादा न्यूज इधर उधर की आती है, नेशनल न्यूज बहुत कम आती है, लोकल न्यूज आ गई, यहाँ चोरी हो गई, वहाँ डकैती हो गई, है ना, घरों में ये लड़ाई हो गई, इसने इस पे वो केस कर दिया, वो न्यूज़ें आती है। तो इसलिए यूपीएससी के लिए इंग्लिश कंटेंट में हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज का कोई प्रेफरेंस तवज्जो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग इज मस्ट, कोचिंग बहुत जरूरी है, कोचिंग करे बिना आपका यूपीएससी नहीं निकल सकता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खारिज हो सका है। पहले ये हुआ करता था क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आपको कोई किसी बड़े इंसान ने आके लेक्चर दिया है किसी कोचिंग में आके, तो वो सुनने के लिए आपको खुद वहां जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं इसके अंदर वो खुद कोचिंग देते हैं, वो खुद कोचिंग दे रहे हैं, जो वो खुद अपने वीडियोस बना रहे हैं, उनके खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं, है ना, वहां पे आपको गाइड करते हैं, तो सबको एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो आपको ये इस चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, 1-2 साल तक दिल्ली में रहना पड़ेगा, उस माहौल में रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार आपका कमरा बंद हुआ, एक बार आपने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अजमेर में हो, ब्यावर में हो, भीलवाड़ा में हो, दिल्ली में हो या अमेरिका में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कमरा बंद है, अब आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो कोचिंग जरूरी नहीं है। लिव लाइक अ मंक, एक मिथ्या ये भी है जो मैं थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से निकला भी था कि आपको सन्यासी बनना पड़ता है, ये भी फालतू की बात है, आपको कोई सन्यासी नहीं बनना पड़ेगा। आज के जमाने में सन्यासी बन ही नहीं सकते आप बन ही नहीं सकते। अगर आप सन्यासी बनोगे तो आप मेरा वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि आपको यूट्यूब खोलना पड़ेगा, यूट्यूब खोलने के साथ साथ दूसरे रिकमेंडेशन भी आते हैं, आप वो भी देखते हो, है ना, कभी कभी आप थोड़ा इधर उधर की वीडियोस भी देख लेते हो, मूवीज देखते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, रिंगटोन, है ना, घर में कोई भी काम होता है फोन बंद करना पड़ेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम पे जो हम आपके अपलोड करते हैं। डिफाइन ये कर, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा भी था कि फोन है, मोबाइल फोन है, आप इसका दुरुपयोग भी कर सकते हो, सदुपयोग भी कर सकते हो, तो वो आप पे आप पे डिपेंड करता है। तो आपको किसी सन्यासी तरह के जीने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरह जिए, लेकिन हाँ रोज का जो आपका निर्धारित समय कि 6 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, प्लीज इसको पूरा पढ़ें और पूरे अनुशासन के साथ पढ़ें। तो सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, घर परिवार में उठे हैं बैठे हैं, लेकिन अपने 6 घंटे निकालने के बाद। और वो कब अच्छे निकलेंगे, जब आप सुबह सुबह निकालेंगे। सुबह सब सोते रहते हैं, सुबह कोई पार्टी नहीं होती, सुबह कोई पार्टी नहीं, सुबह कोई शादी नहीं होती है ना, सुबह कोई आपका कोई फंक्शन नहीं होता, तो सुबह तैयारी कीजिए, सुबह 6 घंटे कीजिए, उसका पूरा दिन आराम से अपनी फैमिली के साथ बिताइए, दोस्तों के साथ बिताइए, ठीक है। तो सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। वेटरन्स वर्सेस फ्रेशर्स, वेटरन्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो इस तैयारी के अंदर गुरु द्रोण बने हुए हैं, भीष्म पितामह बने हुए, जो पिछले 6-6 7-7 साल से लगे हुए हैं इस तैयारी के अंदर, तो उनसे जो फ्रेशर लोग हैं वो कितने अलग हैं। देखिए पहले ये हुआ करता था कि पहले सच में ये था कि जो लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो शायद वो आपसे एडवांस में, आपसे आगे हों, लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 2017 से लेके जो 2022 तक के, है ना, या क्या 21 तक का बोलूंगा, 2021, इन 4-5 सालों के अंदर जितने भी पेपर्स बने हैं वो बिल्कुल बने हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, है ना। अब जहां पे करंट अफेयर्स की बात आती है वहां पे वेटरन्स, और जहां पे करंट अफेयर्स की बात आती है वहां पर वेटरन्स और फ्रेशर्स दोनों एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर है, वो तो बिल्कुल आज हुआ है, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कौन कितने साल से तैयारी कर रहा है। तो ये चीज पहले थी लेकिन आज नहीं है। तो अब ये मिथ्या भी छोड़ दीजिए कि हमको तो क्लियर करने में 4-5 साल लग ही जाएंगे क्योंकि हमसे पहले तो इतनी तैयारी करने वाले लोग ऑलरेडी बैठे हैं। इस मिथ्या में नहीं रहना है आपको, ठीक है। नीड टू रीड मैनी मैनी बुक्स, बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है, पूरा, है ना, पूरा हमारा जो कबर्ड है भरा रहना चाहिए किताबों से, वो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, इनफैक्ट मैंने आपको एक बार जो मेरे पहले एक दो वीडियोस थे गाइडेंस के, मैंने कहा भी था कि लेस इज मोर इन यूपीएससी, है ना, ये मैंने कहा था। जितना कम पढ़ोगे लेकिन सटीक पढ़ोगे काफी है यूपीएससी के लिए, है ना। आपको लिखने कितना है, सवाल आ गया, आपको लिखने 250 वर्ड के अंदर आपको अपना जवाब खत्म करना है। 250 वर्ड के अंदर आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको थीसिस नहीं करनी है उसके अंदर, आपको 250 वर्ड के अंदर अपना जवाब खत्म किया, आगे बढ़ो। तो आपको अगर एक इशू में 250 वर्ड लिखना है तो आपको कम पढ़िए, इतना सटीक पढ़िए कि बिल्कुल सटीक बैठे वो तीर की तरह, ठीक है। तो लेस इज मोर, आपको ज्यादा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये भी एक भ्रम है, इसको भी आप पूरी तरह से खारिज कर दें। यूपीएससी इज ऑल अबाउट लक। अब इतने लोगों का नंबर, इतने लोग तैयारी करते हैं, तो इसमें किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए किस्मत उसी के साथ है जो मेहनत करता है। देखिए अगर आपको एग्जाम दे रहे हो, मैं आपको साधारण सा दूंगा, अगर आप पिछले 3-4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, 3-4 साल तैयारी कर रहे हो और आपने तरह तरह के सवाल अपने तैयार करे हैं, लेकिन वो एक पहले अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम में नहीं आए,
है ना, दूसरे अटेम्प्ट में एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आप तैयारी पिछले 3-4 साल से कर रहे हो। अगर आपने तैयारी पिछले 3-4 साल से करी, अगर आपने पिछले 3-4 साल की मेहनत रखी है, तो हो सकता है शायद आपके तीसरे अटेम्प्ट के अंदर वो सवाल आ जाए, है ना, और हो सकता है कि 4-5 सवाल एक साथ ही आ जाए, तो वही आपका सिलेक्शन करवा दे। तो लक भी उसके साथ है, किस्मत भी उसके साथ है, जिसने जितनी ज्यादा मेहनत करी है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि पूरी तरह से यूपीएससी लक पर डिपेंड है, ऐसा नहीं होता, ये पूरी तरह से भ्रम है। प्लीज इस गलतफहमी में आप लोग न रहें। तो जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही परिणाम मिलेगा, उसी के हिसाब से आपका किस्मत डिफाइन होगी। अब देखिए, अब जो मैंने पीछे बात करी थी कि यूपीएससी सच अ ग्लैमरस जॉब है ना, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, ये न्यूज देखिए आप। सुसाइड, तो ये मिथ्या है कि यूपीएससी बनने के बाद आप राजा की जिंदगी जीते हो, कारें होती है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे कई केसेस हैं जहां पे यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स, ऐसे बहुत स्टैट्स कहते हैं, सर्वेस कहते हैं, स्टडीज कहती हैं कि ऐसे कई इंसिडेंट हैं जहां पे यूपीएससी ने जॉब के बाद आके सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जॉब के बाद रिजाइन कर देते हैं वो लोग, ऐसा खूब है। मतलब ऐसा भी नहीं कि 1 2 3 4 है, ऐसे खूब लोग हैं जिन्होंने जॉब लेने के बाद रिजाइन कर दिया है, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि जॉब का प्रेशर इतना ज्यादा होता है। अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आईना दिखा रहा हूं कि आप इस आईने को देखें और खुद की शक्ल देखें कि आप सच में इस तैयारी के लिए तैयार हैं या नहीं है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है जो आपको मिथ्या आपके दिमाग में डाली जाती है कि इसके बाद तो जिंदगी एकदम बहुत ही ऐशो आराम की होगी, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद भी बहुत मुश्किलें आती हैं। ये एक आईएएस ऑफिसर थे जो जिन्होंने अपनी, क्योंकि फैमिली टाइम नहीं मिलता है, आपकी अपनी बीवी के साथ रिलेशन कैसे, अपने घर परिवार के साथ रिलेशन कैसे, आपको काफी चीज मैनेज करनी पड़ती है। जब वो चीज फेलियर होती है देन यू बिकम अ वेरी सोशल अनसोशल एंटी सोशल एनिमल, आप बहुत ही असामाजिक एनिमल बन जाते हो। तो वो चीज आप उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जॉब की डिमांडिंग बहुत जॉब है, ये जॉब बहुत ज्यादा आपसे डिमांड करेगी, आपसे बहुत ज्यादा आपका घी निचोड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको पूरा निचोड़ के रख देगी। तो इसके लिए आप तैयार रहें, ये जॉब आराम की जॉब नहीं है। तो ऐसे इंसिडेंट्स ये आर्टिकल्स हैं। उसके बाद देखिए, मोदी जी के टाइम में तो सिविल सर्वेंट्स अभी मान के चलिए कि ये इनके लिए एक पनिशमेंट जॉब हो गई है। अगर आप, जैसे पहले हुआ करता था कि आप दिल्ली जा रहे हो, अगर आपका दिल्ली में ट्रांसफर हुआ है ना, दिल्ली में ट्रांसफर हुआ है तो आपको बहुत खुशी हुआ करती थी। अगर आपका जयपुर में ट्रांसफर हो गया तो बहुत खुशी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि आपको इतने बड़े राज्य के अंदर, बड़े है ना स्टेट के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी के अंदर आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो पहले बहुत खुशी हुआ करती थी। लेकिन आजकल काफी सिविल सर्वेंट्स इससे डरते हैं, ये एक पनिशमेंट जॉब की तरह हो गया है। मिस्टर मोदी के साथ काम करना पनिशमेंट जॉब की तरह हो गया। क्यों पनिशमेंट क्यों हो गया? क्योंकि पीएम साहब खुद सुबह ऑफिस जल्दी आ जाते हैं, या 8 बजे आके बैठ जाते हैं, है ना, और रात को सबसे लेट निकलते हैं। तो आईएएस ऑफिसर्स, इनको तो इनसे पहले आना पड़ता है और उनके बाद जाना पड़ता है। तो जब देश के प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको लगना पड़ता है, आपको सच में मेहनत करनी पड़ती है, और तब आपके भ्रम टूटते हैं कि हमने तो सोचा था आराम की जिंदगी होगी, सब कुछ होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप एक बार जॉब में जाते हो तो आपको ये लगता है कि ये सब भी कम है, इतने सिक्योरिटी गार्ड दे दिए, गाड़ी है, बड़ा बंगला है, लेकिन अब उस बंगले पे रहने का टाइम नहीं है आपके पास, आप काम ही काम करते रहते हो, आप दिन भर फील्ड पे रहते हो आप। ठीक है, तो इसलिए तो ये है ओवर, मतलब 100 से भी ज्यादा सिविल सर्वेंट लेफ्ट सर्विसेज मिड वे इन द पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों में इन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको दिल्ली बुलाया जाता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया भी है ना, आईएएस कैडर रूल्स के अंदर मैंने आपकी वीडियो बनाया है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्लीज उसको देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से आईपीएस आईएएस ऑफिसर कई बार कठपुतली बन जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये कुछ मिथ्या है जो आपकी तोड़ रहा हूं, जो कहते हैं ना कि आईएएस ऑफिसर राजा होता है, इस तरह की मिथ्या मैं आपकी तोड़ना चाहता हूं। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसे भरमार एग्जांपल्स है जो, है ना, जो कहते हैं ना हीरो, आप हीरो किसको बोलोगे? हीरो, अनसंग हीरो, जिनके बारे में कोई गीत नहीं बने हैं, जिनके बारे में कोई मूवीज नहीं बनी है, वो हीरो होते हैं आईएएस आईपीएस लोग। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मोटिवेशन के लिए ये न्यूज आपके लिए बहुत सामने है। देखिए, 5 वुमेन आई हु डिफाइड ऑड्स टू क्रैक यूपीएससी, ऐसी खूब औरतें हैं जिन्होंने यूपीएससी हर विपरीत स्थितियों के अंदर यूपीएससी क्लियर किया है ना। रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन रहा है, कूली आईएएस बन रहे हैं, है ना, जो स्कूल टीचर होते हैं वो आईएएस बन रहे हैं, जिनके परिवार में इस तरह का कोई यूपीएससी में नहीं था, लेकिन वो लोग आईएएस बन रहे हैं। गरीब से गरीब इंसान, किसान का बेटा आईएएस बन रहा है। तो ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप ये देखें तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आप, ये हैं आपके मोटिवेशन। तो मेरा उद्देश्य आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है, कभी नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स मैं खुद यूपीएससी तैयारी कराता हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग इससे दूर जाएं, लेकिन आपके दिमाग में ये आईना आपके नजर के सामने क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं आपको गलत फहमी में रखूं, या आपके परिवार वाले, आपके दोस्त लोग आपको गलत फहमी में रखें, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या लिखा है? इफ यू आर टू कंफर्टेबल इन लाइफ यू आर नॉट डूइंग इट राइट। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आराम से जी रहे हो, अगर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी भी बोले थे कि अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आ रही है, सब कुछ आराम चल रहा है, तो मान के चलिए शायद आप गलत रास्ते पर हो,
शायद आप संघर्ष नहीं कर रहे हो। तो ये चीज बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इफ यू आर टू कंफर्टेबल, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते हो, है ना, गर्मी लग रही है एसी चला दिया, है ना, गर्मी लग रही है कूलर चला दिया, अगर आप अनकंफर्टेबल जिंदगी नहीं जी रहे हो मतलब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, है ना। चलिए तो खत्म करते हैं आज का ये गाइडेंस लेक्चर इस डायलॉग के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मूवी मांझी है ना, ये बहुत अच्छी मूवी है। इनफैक्ट मैं इस मूवी को आपको एंडोर्स करना चाहूंगा कि अगर कभी पढ़ने का मन ना करे, कभी हताश हो, तो प्लीज इस मूवी को जरूर देखें। इस मूवी का नाम है मांझी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। तो इसमें एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो प्लीज स्टे मोटिवेटेड, है ना, तैयारी करते रहें, लेकिन प्लीज खुद का विश्लेषण जरूर करें, खुद को समझे जरूर, खुद को पूरी तरह से जान ले कि आप हो क्या आप सच में इसके लिए तैयार हो, क्या यूपीएससी की जो डिमांड है क्या आप उतना सप्लाई करने के लिए तैयार हो, है ना, क्या ये जॉब आपके लिए सच में है, क्योंकि आपको इसमें से 30 से 35 साल या 25 साल तो कम से कम निकालने ही हैं। तो क्या आप जिंदगी भर इस जॉब के प्रति लॉयल रह पाओगे, क्या आपके अंदर उतना एथिक्स इंटेग्रिटी है, क्या उतना आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है। तो खुद का विश्लेषण करें, उसके बाद तैयारी शुरू करें, और बिल्कुल हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, साथ में मेहनत करेंगे, साथ में सिलेक्ट होंगे। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।